तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोरिया स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 453 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग एक अलग ही स्टोन पिलर वाली जगह पे आ चुका होता है, जहाँ पे लू फेंग को कई सारे पत्थर दिखते हैं। वहीं पे लू फेंग को कई सारे ट्रेस भी दिख रहे होते हैं, जिनमें से 2 आइटम्स लू फेंग को मिले होते हैं, जिनमें से एक आइटम यूनिवर्स बोर्ड था जो कि 3 मोस्ट डेंजरस लैंड में से एक था। वहीं पे दूसरा एक पेंडेंट था जो कि एक लॉकेट की तरह ही होता है। अब लू फेंग उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, तभी उसमें से पुलिंग ट्रेसेस भी निकलते हैं जो कि डायग्राम्स के रूप में बने हुए थे। और मोसा क्लैंसमैन की बॉडी उस ट्रेसेस ऑफ डायग्राम्स को देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पिक्चर अपीयर होता है जो कि असल में एक समझ लो तो एक मैप की जैसा होता है। लू फेंग उसको देखने लगता है और 2 फिगर अपीयर हो जाते हैं। अब दोनों फिगर बहुत ही पावरफुल लग रहे थे, जिनमें से एक फेंजी होता है और एक जेनलिन होता है जो कि उसी पेंडेंट में से निकला होता है। और वो दोनों बोलते हैं कि जैसा कि तुमने दोनों आइटम्स को ले लिया है जिसे कि मैंने छुड़ा है, तो तुम इसे देख रहे हो और ये जरूर रीइंकार्नेशन होगा। यहाँ से वो आगे बढ़ रहा था। लू फेंग उन दोनों की लैंग्वेज को आसानी से समझ पा रहा था। लू फेंग शॉक हो चुका था कि आखिर ये किस रीइंकार्नेशन इरा की बात कर रहा है। अब यहाँ पे वो दोनों आगे बोलते हुए कहते, ग्रे रॉब की मैं एक लोन सुप्रीम मास्टर था और लास्ट टाइम मैंने काउंटलेस एफर्ट्स से फाइट करके मैंने अपने इनहेरिटेंस बनाई थी और मैं मारा जा चुका था। इसी कारण मैं अपनी उन सारी जितनी भी चीज़ें थी उन सबको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मैंने एक इनहेरिटेंस बनाया ताकि सब लोग मैं नॉलेज को पाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके बाद ग्रे रॉब कहता है कि ये कोई डिमांड नहीं है, बल्कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं सबसे कह सकूँ। लू फेंग उन सारी चीज़ों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। अब बताया जाता है कि लू फेंग को जो 2 चीज़ें मिली होती हैं, पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम और यूनिवर्स बोर्ड, ये दोनों असल में 2 चाबियों की जैसी थी जो कि 2 लोन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के सुप्रीम ट्रेजर्स तक का रास्ता था जो कि उसे दिला सकती थी। लू फेंग बहुत ही खुश था। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि 2 लोन सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर, देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के पास जितना ट्रेजर्स नहीं होगा उतना इन सब के पास होगा। जिसके बाद वो आगे कहता कि मैं जेनलिन यहाँ पे अपने इनहेरिटेंस को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इसके दूर से 300 लाइट ईयर्स दूर मैं इनहेरिटेंस टोकन होगा जहाँ पे तुम जाके अपने लक को आजमा सकते हो। यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रे रॉब फिगर को जो कहता है कि इसकी बात मत सुनो, यहाँ पे ये ऑलरेडी टाइटल पिक सेक्टर में जा चाह तब खतरा ही खतरा होता है, जहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी मार जाते हैं। यहाँ पे तुम मत जाओ, अगर यहाँ पे तुम जाओगे तो मार जाओगे, तुम्हें गैम्बल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे वो दोनों मास्टर थे, वो दोनों मास्टर आपस में बहस करने लगे थे। अब यहाँ पे लू फेंग सुनकर उन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, वो उन सब के बारे में समझ रहा होता है। लू फेंग सोचता है कि अगर मैं रीइंकार्नेशन को सर्वाइव कर पाऊँ तो क्या मैं हमेशा के लिए जिंदा रह पाऊंगा। लेकिन लू फेंग सोचता है कि अभी ये बहुत दूर है, मेरे पास में अभी बहुत टाइम है। अब यहाँ पे लू फेंग वहाँ पे केव को भी इंस्पेक्ट करने लगता है जहाँ पे वो चीज़ था। और लू फेंग कहता है कि मुझे यहाँ ध्यान से रहना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे स्टक हो गया तो मैं स्टार टावर को हमेशा के लिए खो लूँगा। इसी कारण लू फेंग बड़े ध्यान से वहाँ ढूंढने लगता है। 1 महीने बाद गुजर जाता है। ह्यूमन टेरिटरी अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एशिया का सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे बंदे मौजूद होते हैं, एम्प्रेस मौजूद होते हैं और उन सब के पास 10% शेयर्स होते हैं। किस चीज़ की बात है वो नहीं होती है। दिखाया जाता है लू फेंग को भी जो वहाँ पे आ चुका होता है। लू फेंग भी जानता था कि यहाँ पे कई सारे ब्लड लाइन्स बन चुके हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली मौजूद है। यहाँ पे अर्थ के प्लांट्स पे भी एक बेबी प्लांट्स के नाम से जाना गया। फिर से वहाँ पे एक वॉइस आती है जिसको देखकर लू फेंग जब मुड़ता है तो वो कोई और नहीं वी वैंग होता है। वी वैंग कहता है कि हमें बहुत लंबा अरसा बाद हो रहा है। अब लू फेंग कहता है कि हाँ ये तो है। अब वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, तो वी वैंग कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, सब लोग जानते हैं कि तुम कितने इनक्रेडिबल हो और मैंने इसलिए ये पहले स्पीकअप किया। अब लू फेंग कहता है कि चलो क्या बात है। अब यहाँ पे लू फेंग पूछता है कि आखिरकार तुम अभी भी डोमेन लॉर्ड के 9th लेवल में ही क्यों हो, जो रिसोर्सेज मैंने तुम्हें प्रोवाइड की है उससे तुम आराम से अनडाइंग बन सकते हो। अब बताया जाता है कि वी वैंग असल में लू फेंग का ही दोस्त होता है अर्थ पे ही, और वो लू हुआ का भी बहुत
बहुत ही नज़दीक था, वो बहुत ही पावरफुल था। लू फेंग उसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किया करता था। लेकिन यहाँ पे वी विंग कहता है कि मेरे पास अभी भी बहुत लंबा टाइम है, मैं डोमेन लॉर्ड में रह के मिलियन ईयर्स तक जी सकता हूँ। ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आराम से सेक्टर लॉर्ड में जा सकता हूँ। अब यहाँ पे उनमें से ऐसी ही बातें होने लगती हैं जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, जो कि ऐसी ही इनवैल्यूएबल बातें होती हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि यूनिवर्स बोर्ड के पास आ चुका था, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर के बारे में भी बात करने लगता है। वो उससे कहता है, प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर आप यहाँ पे मुझसे फाइट करोगे मेरे फैंटम से। तो यहाँ पे दिखाया जाता है पर्पल मून होली लैंड को, जो कहता है फैंटम और प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर उसकी तरफ ही देखने लगता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है गोल्डन आर्मर बंदे को, जो कहता है यस तुम मेरे कंपटीटर हो प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर, इसलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बंदा आगे जो कि दूसरे रेसेस का होता है, वो प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर को चैलेंज कर रहा होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्राइमर्क्यूस सिटी भी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन इसी बीच दिखाया जाता है कि वो बंदा जो होता है ना, वो पहले सोच रहा था कि प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर को वो हरा देगा, लेकिन यहाँ पे प्राइमर्क्यूस सिटी बड़ी आसानी से उसको हरा देते हैं। यहाँ पे वो बड़ी आसानी से हार जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे सीन्स को, यहाँ पे ह्यूज एक्स फाउंडर को दिखाया जाता है, जो कि प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर से बात कर रहे होते हैं और वो सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि असल में ह्यूज एक्स फाउंडर के पास एक सुप्रीम ट्रेजर्स आया था, जो कि एक्स के जैसा था, और वो उन सब के बारे में बताया था और उन सब से कहता है कि इसे सीक्रेट रखो, अभी किसी के सामने रिवील नहीं करना होगा, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लू फेंग के पास जैसा कि स्टार टावर था, उसी के जैसा ह्यूज एक्स का भी एक्स था, लेकिन वो उसके कंपैरेटिबल नहीं था। यहाँ पे लू फेंग भी जानता है कि उनके पास एक सुप्रीम ट्रेजर्स आ चुका है, जिसके कारण सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पे प्राइमर्क्यूस सिटी भी इस्तेमाल करते हुए लू फेंग कहते हैं कि लू फेंग तुमने यहाँ पे मुझसे यूनिवर्स बोर्ड की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अब लू फेंग जैसे ही यूनिवर्स बोर्ड की मिली थी, वो सिटी लीडर से पूछता है इसके बारे में, जिसके बाद वो उससे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देते जो कि उसके बारे में मौजूद थी। हालांकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी थी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग बहुत ही खुश हो गया था, और यहाँ पे वो बहुत ही खुश था। यहाँ पे लू फेंग कहता है, टीचर मेरे पास यूनिवर्स बोर्ड की भी मैप है, जो कि मुझे टाइटल पीक सेक्टर में लक से मिली थी। अब ये सुनकर उनका चेहरा पूरा तरह से फ्रोज होता था कि क्या तुम्हें कौन सी पावर की मिली है। यहाँ पे लू फेंग बताता है कि असल में ये यूनिवर्स बोर्ड की इनर एरिया की है, जहाँ पे बहुत सारे खतरनाक एरिया मौजूद हो सकते हैं। अब लू फेंग वो अपना मैप प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर को दे देता है। हमें भी नहीं पता होता है और प्राइमर्क्यूस सिटी और आपको भी नहीं पता है कि ये मैप कितना था पावरफुल है, कितना ज़्यादा कीमती हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो मैप को देखने लगते हैं, जहाँ पे कई सारे मार्कआउट मौजूद थे, जो कि ऐसे ही मौजूद थे जहाँ पे बहुत सारे खतरे हो सकते, वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई थी। लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे इन मैप्स में नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये टाइटल पीक सेक्टर में लक से मिला था। प्राइमर्क्यूस सिटी लीडर कहते हैं ये तो पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम है, ये तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ह्यूज एक्स को भी दिखाया जाता है, जो कि इस न्यूज़ को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लू फेंग के वो पुलिंग ट्रेसेस डायग्राम्स को देखते हैं और पाते हैं कि लू फेंग को यूनिवर्स बोर्ड मिला है टाइटल पीक सेक्टर्स में, और यहाँ पे वो पूछने लगते हैं कि आखिर ये एरिया कितना बड़ा है। अब यहाँ पे लू फेंग उनसे बातें करने लगता है। लू फेंग कहता है ह्यूज एक्स फाउंडर। अब यहाँ पे ह्यूज एक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो मैप था जिसने लू फेंग ने लाया था वो बहुत ही अच्छा था, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ के बारे में थी, और ये उन सब के लिए ग्रेट इन्फॉर्मेशन थी, और लू फेंग को इससे बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन मिलने वाला था। और वो उसे 10,000 ट्रू ट्रेजर्स पॉइंट्स देते हैं, जो कि उसके लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स था। लू फेंग बहुत ही खुश था, लेकिन वो 5,000 ट्रू ट्रेजर्स पॉइंट्स ही लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ह्यूमैनिटी के पास बहुत ही कम ट्रेजर्स हैं और वो उन सबको एक्सचेंज तो नहीं कर सकता था। यहाँ पे सब लोग खुश हो चुके थे कि उनके पास एक पीस ऑफ मैप आ चुका है, जिसके कारण वो वहाँ के एरिया को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं।
और फिर लू फेंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो आगे बढ़ता है और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को भी चेक करने लगता है। वो आगे बढ़ता जाता है और वहाँ पे यूनिवर्स बोर्ड की तरफ जाता है। फिर इसी के साथ हमें शिनचैन को लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि वापस अर्थ पे आ चुका होता है और इस समय वो यूनिवर्स बोर्ड को भी ले आया होता है। हमें यूनिवर्स हुसैन के वॉशिंग के केओटिक एयर फ्लो का दिखाया जाता है जहाँ पे असल में लू फेंग मौजूद था। लू फेंग ने अपने यूनिवर्स बोर्ड को लेकर आ गया होता है। लू फेंग को भी 1000 साल यहाँ पे हो चुके होते रहे हुए हैं और लू फेंग ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा होता है। अब वो अपने सी विंग्स पे भी रिलाई कर रहा था। फ्लिम्स एंड कैप मिनिएचर यूनिवर्स को लिए हुए आगे बढ़ रहा था। वो जानता था कि उसको इसकी ज़रूरत थी। लू फेंग ऐसे ही कहता है कि मुझे टाइटल पीक सेक्टर में जाके अपने वाइट विंग्स को कैसे भी क्लेम करना है। लू फेंग ने बहुत सारे साल गुजार लिए होते हैं और लू फेंग ने अभी तक उस वाइट विंग्स को नहीं लिया होता है। लू फेंग का एक वो भी था कि उसे कैसे करके वो वाइट विंग्स को लेना है। अब लू फेंग आने लगता है आगे, लेकिन तभी देखता है कि सामने उसके एक नेचुरल वर्म सोर्स है। इसको देखकर लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर क्या है ये नेचुरल वर्म सोर्स कहाँ जाता है। लू फेंग कहता है कि मेरे पास यूनिवर्स बोट है जिसके कारण मेरा ट्रिप थोड़ा लंबा हो जाने वाला है, लेकिन मुझे कैसे भी करके यहाँ पे जाना होगा। यूनिवर्स बोट अगर आपको नहीं पता तो समझ लो कि ये पैलेस टाइप टूल्स के जैसा है जो कि एक शिप के जैसा बोल सकते हो जो कि हर अटैक से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और लू फेंग उसी का यूज़ करने वाला और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बताया जाता है कि यूनिवर्स बोट में आप यहाँ पे टाइम वेलोसिटी को भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये लू फेंग के लिए भी बहुत ही अच्छा था। वैसे ही टाइम बीतने लगता आगे बढ़ने लगता है। लू फेंग यहाँ पे डिसएम्बिगुएशन मिलस्टोन के भी बारे में सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या किया जाए, लेकिन दिखाया जाता है कि वो ज़्यादा नहीं सोचता। वो नेचुरल वर्म सोल के अंदर ट्रैवल करके वहाँ से निकल जाता है। टाइम पास होता है। 12 दिन के बाद लू फेंग फाइनली यहाँ के 3 मोस्ट डेंजरस लैंड्स में आता है जहाँ पे आगे यूनिवर्स बोट्स था। लू फेंग टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहाँ का केओटिक एयर फ्लो बदलने लगता है जिसे देख कर लू फेंग को हैरानी होने लगती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल प्रेशर मौजूद थी। यहाँ पे यूनिवर्स बोट थी जो कि बहुत ही डैमेज हो चुकी थी और ये जाइजेंटिक वेसल्स की जाती थी। अब लू फेंग उसके आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसको और भी एक्सप्लोर कर सके। वो आगे बढ़ता जाता है। वहाँ पे सभी से साथ मौजूद थी और वहाँ पे एक आउटर मोस्ट बाउंड्री भी थी जहाँ पे ब्रोकन सेगमेंट्स मौजूद थे। लू फेंग तो वहाँ पे हर एक चीज़ को देख रहा था, लेकिन वो कई चीज़ों पे शौक हो रहा था। वहाँ पे देख रहा था कि वहाँ पे मिनिएचर यूनिवर्स भी बनी हुई थी। अब लू फेंग यहाँ पे देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पे एक मिनिएचर यूनिवर्स तक को स्वैलो किया गया है। यहाँ पे टॉप ऑफ द मिनिएचर यूनिवर्स गायब है, ये पार्शियली स्वैलो हो गया है। अब देखा जाए तो मिनिएचर यूनिवर्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक फैले हुए होते हैं। इसको खत्म कर पाना, स्वैलो कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तक इसके आधे मिनिएचर यूनिवर्स स्वैलो हो गए हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और लू फेंग सोचने लगता है कि इसी कारण तो ये लैंड ऑफ 3 मोस्ट डेंजरस लैंड्स में से आता है। काउंटलेस ग्रेट बीइंग्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। लू फेंग यूनिवर्स बोट्स की तरफ ही देख रहा होता है, टेलीपोर्ट करके वहाँ पे आगे जाने लगता है। वहाँ पे यूनिवर्स बोट्स की उसे एक ब्रोकन सेगमेंट्स मिलती है जिसकी डायमीटर 0.6 लाइट ईयर्स होती है और वो आगे बढ़ता जाता है। लू फेंग कहता है कि मैं यूनिवर्स बोट पे आ चुका हूँ और मुझे ये चाहिए अपने ह्यूमन रेस के लिए। अब दिखाया जाता है कि 5 मिनट वो स्पेंड वहाँ पे करता है। वहाँ पे जितने भी डिस्टॉर्टेड टूटे फूटे यहाँ पे पीस होते हैं उन सबको कलेक्ट करने लगता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग उस जगह को और भी एक्सप्लोर करना जारी रखता है। अब यहाँ पे ऐसे ही बहुत सी चीज़ें फालतू जो कि उतना ज़रूरी नहीं है, तो इन सब में मैं थोड़ा ब्रोक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी लू फेंग सरप्राइज हो जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा आ चुका है। और जब लू फेंग देखता है तो वो कोई और नहीं, आइस माउंटेन मास्टर होता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब आइस माउंटेन कहते कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या। तो लू फेंग कहता नहीं, मतलब ये नहीं कि मैं आई, मतलब है मैंने सोचा कि ह्यूमन रेस अभी टाइटल पीक सेक्टर में होंगे और आप भी वहीं पे मौजूद होंगी। तो आइस माउंटेन कहते हैं ये सच है, तुमने भी ह्यूज मैप यूनिवर्स बोर्ड के ह्यूज मैप को कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए हमें ये पहली दफ़ा मिला है और यहाँ पे आने के लिए मुझे 100 साल लग गया। लू फेंग जानता था कि वो यहाँ पे टाइटल पीक सेक्टर नहीं है। आइस माउंटेन कहते हैं एक्सप्लेन करते हुए कि वो यहाँ पे टाइटल पीक सेक्टर फ्यूचर में जाएंगे ताकि वो उनके इनर एरिया में जाके सुप्रीम ट्रूथ को ले सके। लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या इनर एरिया। देखा जाए तो इनर एरिया वो वहाँ से निकल कर आ चुके थे। इनर एरिया में
ज़्यादातर कंसंट्रेशन होता है ट्रेजर स्कीम, जहाँ पे लूफिंग सारी चीज़ों को समझ गया था। लूफिंग ने जिस मैप को कंट्रीब्यूट किया था वो असल में बहुत ही ज़रूरी थी, उसी के कारण ह्यूमैनिटी वहाँ पे जाकर सर्च कर सकती थी। वह फिर लूफिंग वहाँ पे उन्हीं के साथ वहाँ पे सर्च करने लगता है और वहाँ पे 3 और बंदे आ जाते हैं, व्हाइट गोल्ड मास्टर, जेनमा मास्टर, ये सभी आ चुके हैं और टोटल 4 थे। अब लूफिंग में कंफ्यूज था कि जेनमा मास्टर वो असल में होंग अलायंस के थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। अब देखा जाए तो होंग अलायंस को भी ह्यूमैनिटी ने कुछ पीसेज और पार्ट दिए थे मैप्स के, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिए होते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगते हैं और वो उन सबको ऐसे ही करने लगता है। एक दिन और बीत जाता है और वहाँ पे व्हाइट गोल्ड मास्टर भी होता है। अब लूफिंग व्हाइट गोल्ड मास्टर से कहता है कि तीनों हम सब अर्थ से आए हुए हैं, होंग मेरा बड़ा बिग ब्रदर है और मैं उसका थर्ड ब्रदर हूँ, मैं अभी भी उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। अब व्हाइट गोल्ड मास्टर स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा बिग ब्रदर होंग, तुम्हारा वही मतलब है ना, तुम्हारा बिग ब्रदर होंग वो सच में जीनियस है। अब आपको नहीं पता तो होंग असल में व्हाइट गोल्ड मास्टर के अंदर आता है और वो उन्हीं के अंदर में डिस्प्ले बना हुआ था। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारा ब्रदर पहले तो शुरुआत में इतना इम्प्रूव नहीं करा था, लेकिन जैसे जैसे वो पावरफुल होता गया उसकी इम्प्रूवमेंट भी बढ़ती गई और वो ऐसे ब्रेक थ्रू करता गया। सी हुआ नाइट भी व्हाइट गोल्ड मास्टर का यहाँ पे डिस्प्ले था। यहाँ पे व्हाइट गोल्ड मास्टर यहाँ पे आगे बताते हैं कि 10s of 1000 में वो स्टार प्रिजन में गया था, जहाँ पे वो अनडाइंग बना था और वहाँ पे वो अनडाइंग एम्पर भी बना था जो कि ह्यूआंग-जी एम्पर थी और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात की थी। लूफिंग कहता है कि क्या वो यूनिवर्स ह्यूज एक्स में है, इसलिए तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। बताया जाता है कि यहाँ पे 2 यूनिवर्स थे, एक तो प्राइमर यूनिवर्स में, एक तो ह्यूज एक्स यूनिवर्स में, जहाँ पे टीचर अपने सुप्रीम टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं और दोनों यहाँ पे अलग अलग बटे हुए थे, जहाँ पे कांटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे व्हाइट गोल्ड मास्टर लूफिंग से कहते हैं कि उसका कंपेयर तुम्हारे साथ नहीं किया जा सकता है, तुम तो एक यूनिवर्स मास्टर ही बन चुके हैं। इसके बाद लूफिंग भी इस्तेमाल करने लगता है। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे ही आगे सर्च एंड ऑपरेशन जारी लगता है। आज 1 महीने बाद 16 यूनिवर्स मास्टर होंग अलायंस के वहाँ पे आ चुके होते हैं, जो कि इनर एरिया में आ चुके होते हैं और सब लोग लूफिंग के मैप को ही फॉलो करते हुए आए हुए होते हैं। यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि व्हाइट गोल्ड मास्टर भी केयरफुली वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे थे। व्हाइट गोल्ड मास्टर यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर के कहने पर ही आए होते ताकि वो लूफिंग का केयर कर सके। अब लूफिंग भी वहाँ पे था। अब लूफिंग वहाँ पे अकेले ही काम करने लगता है। वहाँ के सारी चीज़ को सर्वे लेने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे टोटल 892 ट्रेंजेस एरियाज मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सेफ प्लेसेस जो कि टेलीपोर्टेशन के लिए अच्छा है, कुछ स्लो फ्लाइंग के लिए है, कुछ को यहाँ पे 500 से 600 साल भी लग सकते हैं एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर्स तक जाने के लिए। और लूफिंग यहाँ का पूरी तरह से जायजा ले रहा होता है। अब यहाँ पे वो उन सबको आगे बढ़ते बढ़ते तभी वो आइस क्रिस्टल के पास आ जाता है, जो कि बहुत ही ठंड होती है। वहाँ पे 80 लाइट ईयर्स में रीजन में फैला हुआ होता है। आगे वो बढ़ता जाता है और यहाँ पे वो आगे बढ़ते बढ़ते एक अलग ही जगह पे आ चुका होता है। लूफिंग अभी 90 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से फ्लाई कर रहा होता है और यहाँ पे वो अपने फ्लेम सैंड कप का भी यूज कर रहा होता है। आगे बढ़ता जाता है और वहाँ पे वो ब्लेजिंग फ्लेम्स को भी लिए होता है अपने ब्लेड मिलाकर, जिसके कारण वो वहाँ पे अपने टेक्निक को यूज करके परफॉर्म करके वहाँ पे जितने भी रास्ते में दरार आती है, जितने भी रास्ते में रुकावट आती है, उन सबको हटाता जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफिंग अपने गॉन्टलेट ब्लेड से 100 मिलियन किलोमीटर तक अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म कर सकता था, वहाँ तक कि पूरी चीज़ों को स्कैन कर सकता था। लूफिंग आगे बढ़ने लगता है। लूफिंग चाहता है कि ये मेरा पहला रूट है इस रीजन में, जिसका अगर एरिया देखा जाए 2100 लाइट ईयर्स में। अब यहाँ पे हो सकता है कि चैप्टर बोरिंग हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोरेशन की बात हो रही होती है। 3 दिन और फ्लाई करता है लूफिंग और आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा होता है। लूफिंग अपनी जर्नी में कई खतरों का सामना कर पा रहा होता है, लेकिन लूफिंग इससे डरता नहीं। गोल्डन हॉर्न बेस्ड स्टार टावर लूफिंग को यहाँ पे ऐसे ही प्रोवाइड कर रही थी। देखते देखते 21 साल बीत जाते हैं। लूफिंग वहाँ पे मौजूद हर एक चीज को बड़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो हर एक चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। लूफिंग वहाँ के ब्लैक रॉकी लैंड पे आ चुका होता है और वो एक लैंड जिसका नाम गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली होता है, उस जगह पे आ गया होता है और उस जगह अपने गोल्डन किंगडम को यूज करके उन सब के बारे में पता लगा रहा होता है, ताकि वो उन सारी चीजों का बड़ी अच्छे से जायजा ले सके। और यहाँ पे लूफिंग ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। लूफिंग कहता है कि अगर यहाँ पे दूसरे
पार्टी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर आ जाएंगे तो हो सकता है कि मुझे उनसे फाइट भी करना पड़ सके, लेकिन वो डरता नहीं है। अब लू फेंग आगे बढ़ता जा रहा होता है। वो जानना चाहता था कि मोल्टन लावा डेविल गॉड यहाँ पे कैसे बॉर्न हुआ था। लू फेंग आगे बढ़ता जाता है और वो उन सारे को अपने गोल्डन लाइट के अंदर कवर किए हुआ था। सिविंग्स का जो होता है ना सेकेंड फॉर्म, जिससे कि वो 18 मिलियन लाइट ईयर्स के अंदर उसको देख सकता कि वहाँ क्या है, उसको कंट्रोल कर सकता था। लू फेंग ऐसा ही करता है। लू फेंग आगे बढ़ता जाता है और दिखाया जाता है कि वो एक ऐसे एरिया में आ जाता है जहाँ पे लावा फ्लो कर रही होती है। वो लावा बहुत ही पावरफुल थी, सेलेस्टियल रॉक्स भी फ्लो कर रही थी। अगर उससे कोई भी टकराया तो वहाँ पे मार जा सकता है। लू फेंग एक एरिया में आ चुका था। 11वां दिन बीत जाता है। लू फेंग यहाँ पे आ चुका था, लेकिन दिखाया जाता है कि हमें उस गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली में कुछ बंदे पहले से मौजूद थे, जिन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कोई आया हुआ है जो कि असल में ह्यूमन रेस का यूनिवर्स मास्टर। वो भी जान जाते कि क्या सिल्वर विंग हॉर्डर लीडर। अब दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद था और उसे भी पता था कि ये मिल्की वे हॉर्डर लीडर कौन था। वो कहता है कि तुम तो अभी ही नौजवान बंदे हो, अभी यूनिवर्स मास्टर बने हो, तुम्हारे पास सिल्वर विंग से जो कि कंट्रोल कर सकते हैं टाइम और स्पेस को, और जबकि तुम यहाँ पे आए हो तो चलो मैं तुमसे वो विंग्स को छीन कर लूंगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग को 11वां दिन हो जाता है। लू फेंग अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यहाँ पे पहले से ही बंदे होते हैं, लेकिन वो आगे जा रहा होता है। और तभी लू फेंग अपने गोल्डन कंट्री से डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे युआन 2 जो कि फर्स्ट इनकारनेशन एरिया सा होता है वहाँ पे होता है, और तभी उसे भी वहाँ पे पता चल जाता है युआन 2 होता है जो कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का फर्स्ट इनकारनेशन एरिया का ग्रेट बीइंग था, जो कि स्पेशल लाइफ फॉर्म था, जो कि बच्चे की तरह दिखता था। वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो भी गोल्डन बीस्ट, और वो उसी गोल्डन बीस्ट गॉड की पाथ को फॉलो करता था। अब लू फेंग आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है ये तो वही है, यहाँ तक कि वर्ल्ड गोल्ड मास्टर भी उससे डील नहीं कर पाएंगे। लगता है कि मेरे लिए भी उसको मार पाना इम्पॉसिबल है। अभी यून 2 वहाँ पे कंट्रोल करने वाला था स्पेस और टाइम को, लेकिन वो गोल्डन लाइट के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा था क्योंकि लू फेंग भी उसको कंट्रोल किए हुए था। अब यहाँ पे तभी एक वॉइस आती जो कहती है ह्यूमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली में आने की, तुम्हारी सिल्वर ट्रेजर्स बहुत ही स्पेशल हो, चलो मुझे वो विंग्स दे दो तो यहाँ पे मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो लू फेंग कहता है यून 2 सिर्फ सपने में ही तुम देख सकते हो। यहाँ पे फाइट होने वाली है लू फेंग और उस बंदे में, जहाँ पे वो बंदा लू फेंग से उसके सिल्वर विंग्स को लेना चाहता है, लेकिन लू फेंग तो देना नहीं चाहता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा गुस्सा हो जाता है और एक ही झटके में उस पर अटैक करने लगता है। लू फेंग कहता है तुम्हारी टेक्निक तो सच में इंप्रेसिव है, लेकिन तुम्हारा इतना पावर काफ़ी नहीं है मुझे हराने के लिए। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला, क्या लू फेंग उससे फाइट करके जीत पाता है या फिर नहीं, या उससे बच पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।